अब तू भी रोले बिंदनी, थारा बींद मर गया है, छाती पीट के रोले अभागन। हमारे समाज में एक पति के मरने के बाद एक औरत के साथ श्रृंगार का अंत हो जाता है। अमूमन पति के निधन के बाद एक औरत बेहद सादा और रूखा जीवन बिताती है। जीवन साथी का हमेशा के लिए बिछड़ना एक औरत की जिंदगी से खुशियों की विदाई मानी जाती है। फिर ये कौन सा रिवाज था जहाँ एक पति के मरने के बाद पत्नी को गम और आंसुओं के बीच दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था? ये कौन सी रस्म अदायगी थी जो एक विधवा हो चुकी औरत को दोबारा दुल्हन बना रही थी? आखिर गहरे गम के बीच इस चौंका देने वाली काव्यात का असल सच क्या था? इंस्पेक्टर साहब, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए, वरना तारा मर जाएगी। तारा? हुआ क्या है मैडम? तारा को सब लोग मिलके उसके मरे हुए पति के साथ जिंदा जला देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी प्रथा पर तो बहुत साल पहले पाबंदी लग चुकी है। देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, क्योंकि लोकप्रिय अखबार की पत्रकार राधिका सिंह हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपसे क्या कह रही हूँ। सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, समय व्यर्थ मत कीजिए, जल्दी चलिए वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने एक जीते जागते इंसान को जिंदा जला डाला। ए छोरी, चिल्ला मत। आज हमने अपना जवान बेटा उसकी पीढ़ी ने खोया है। तेरी ऊट पटांग बाताने नहीं सुने आज हम। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक प्रथा है। ऐसे भी तारा भी यही चाहती थी। अरे यही मर्जी थी उसकी। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, मैं तारा के ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता हूँ। इन लोगों ने अपनी बहू को जिंदा जला डाला। वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। ए मैडम, बात का बतंगड़ ना बना। तू बाहर वाली है, कितना जानती थी तारा को? मैं तारा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बहुत जिंदा दिल इंसान थी वो खुद से कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। ये देखो, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने निकाले। बहुत पुरानी लगती है। कौन, मैं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो 1 साल हुआ है अभी यहाँ पे शादी होके आए हुए। मैं तो बोल रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है आप इस पुरानी हवेली के बारे में बात कर रहे हो, है ना? और ये देखो, आपको अपने अखबार के लिए पुरानी हवेली और पुरानी वेशभूषा के बारे में लिखना था ना, तो मैंने अपनी दादी के और परदादी के कुछ कपड़े निकाले हैं और ये गहने भी। जरा देखिए तो। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो आप। अरे मांग टीका तो लगाना ही भूल गए, मैं अभी लेके आती हूँ। भाभी साहब, मैं तुमने कब से बुला रहा हूँ, मेरी आवाज सुन। सूरज, थाने अभी तक थारी भाभी साहब को ठीक से पहचाना नहीं है। एक दिन ना थारे को भगा ले जाऊंगा और खूब अच्छी तरीके से जान लूंगा तन्ने। पागल, ये मेरा छोटा देवर है, खूब लाड करता है मुझसे। राधिका जी, मेरी अगर बेटी हुई ना तो मैं इसे खूब पढ़ा लिखा के थारे जैसा बनाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के बारे में इतना सब कुछ लिखती हैं, उनके पहनावे के बारे में, संस्कृति के बारे में। आपके पास तो इतना बड़ा शस्त्र है, कलम का, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं लिखती कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए, कुछ फर्क पड़े?
मैंने कभी इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी सोच विचार यहाँ की बाकी की औरतों से कितनी अलग है। चलिए मैं आपको मांग टीका लगा देती हूँ। कैसा लग रहा है? चलो मैं एक अच्छी सी फोटो लेती हूँ हम दोनों की। तारा यहाँ की दूसरी औरतों से बहुत अलग थी। राधिका जी, क्या आपके यहाँ से जाने के बाद आपकी बात तारा कुमारी से हुई थी? नहीं, बात तो कम होती थी, लेकिन चिट्ठियों के द्वारा हम संपर्क में रहते थे। क्योंकि मैं अपने अखबार के लिए संस्कृति वगैरह पे लेख लिखती हूँ, तो उसने अपने हवेली में होने वाली एक पूजा के लिए मुझे आमंत्रित किया था। तारा, अपना घूंघट संभालो। भाभी साहब, जरूरी नहीं है कि हर वक्त घूंघट सर पे रहे। इज्जत तो दिल से होती है। प्रताप, अपनी हद में रहना सीख ले। अब तो आप पार कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। प्रताप, सुनिए, ये इनको मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि उसकी हत्या की गई है। ये कुप्रथा कुरीति के नाम पे उसकी हत्या की गई है। देखिए राधिका जी, उनके घर वालों का कहना है अरे कि घर वाले तो झूठ कहेंगे ही अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो लोग जो उस दिन वहां खड़े थे, इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार उन लोगों से पूछताछ कीजिए। ठीक है। सती, हाँ, ये हमारे समाज की सदियों पुरानी एक भयानक कुप्रथा थी, जिसे मानने वाले एक औरत को उसके मरे हुए पति के साथ उसी की चिता पर ही जिंदा जला डालते थे। रूह को कंपा देने वाली ये खौफनाक कुप्रथा महिलाओं के साथ जाति की इंतहा थी, हैवानियत की हद थी। तो क्या तारा भी सदियों पुरानी इस हैवानियत का शिकार हुई थी? पुलिस से जांच की गुहार लगाने वाली राधिका को यही लग रहा था, लिहाजा इतने गंभीर आरोप को पुलिस ने भी संजीदगी से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। साहब, तारा कुमारी शाह ने बहुत बड़ा बलिदान कियो। बींद के मरने पर उसने ये निर्णय खुद लियो। आखिर करती क्या बीन के बिना जिक्र? हमें कुछ नहीं पता, हम तो वैसे ही देख रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, पूछताछ से और कोई फायदा नहीं है, इससे आपका मतलब क्या है? आप कैसे एक मासूम औरत की निर्मम हत्या को इसी तरह से जाने दे सकते हैं? राधिका जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले या कोई गवाह जो ये कह दे कि तारा कुमारी को जबरदस्ती उसके पति के साथ जला दिया गया, मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। थाने अभी तक थारी भाभी साहब को ठीक से पहचाना नहीं है। एक दिन नो थारे को भगा ले जाऊंगा और खूब अच्छी तरीके से जान लूंगा तन्ने। पागल, ये मेरा छोटा देवर है, खूब लाड करता है मुझसे। एक इंसान है जो हमें सच बताएगा। तारा कुमारी का छोटा देवर सूरज सिंह, वो सिर्फ 14 साल का है। वो वही करता है जो उसके घर के बड़े कहते हैं। चिता को भी अभी उसी ने देखी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए उनके घर चलिए। इस वक्त हमारे घर की लुगाइयां तारा कुमारी के सम्मान में हो रहे चुनरी महोत्सव की तैयारियां कर रही हैं और सूरज उसी महोत्सव का सामान लेने गया। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर के रीति रिवाज में दखल अंदाजी देने का तने कोई हक ना। आइए जीजा साहब, आइए आइए। क्या बात है राठौर, तन्ने भी हम लोगों की रस्मों में रुकावट डालने का काम करना पड़े। लगता है तन्ने काम की नहीं, आराम की जरूरत है। घर बैठना है के? नहीं राजेंद्र जी, मैंने पता ना था कि चुनरी महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है, वरना मैं आता ही नहीं।
आइए जी ऐसा। जी जिनाई। चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक बार सूरज सिंह से मिलके तो चलिए। देखिए राधिका जी, आप हमारे काम में और दखलंदाजी ना कीजिए। मैं इन लोगों के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप बार बार इस घटना को हत्या का नाम मत दीजिए। नेताजी को बुरा लग गया तो बिन बात मेरी नौकरी पर बनाएगी। ये केस बंद हो चुका है। चलो। ये चुनरी महोत्सव में नहीं होने दूंगी। एक औरत की हत्या का जश्न नहीं मनाने दूंगी मैं इन लोगों को। सती जैसी खौफनाक कुप्रथा के खिलाफ सबूत मिलना अक्सर मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस मामले में समाज के उस वर्ग के लोग एकजुट रहते थे। पर तारा के साथ हुई इस ज्यादती ने राधिका को इस कदर हिला दिया था कि वो किसी भी सूरत में थमने को तैयार न थी। बीतते हुए हर दिन के साथ राधिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तारा कुमारी का निर्दोष चेहरा और उसकी आकस्मिक मौत उसकी आत्मा पर बोझ बनती जा रही थी। और अंत में राधिका चुप नहीं बैठी। उसने अपने कलम की ताकत से गांव वालों को सती नाम की कुप्रथा के खिलाफ जागरूक किया। आपके पास तो इतना बड़ा शस्त्र है, कलम का, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं लिखती कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए? और तारा कुमारी की अमानवीय और निर्मम हत्या का खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। तारा कुमारी की हत्या के अपराधियों के खिलाफ राधिका ने उठाई आवाज। पति के लिए बलिदान पर तारा देवी के नाम पर मंदिर का निर्माण। क्या हो रहा है हमारे समाज में? एक औरत को जबरदस्ती सती बनाया जा रहा है और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम सब लोगों को चुनरी महोत्सव का विरोध करना चाहिए। क्या कहती हैं आप सब लोग? हम आपके साथ हैं। मैं पत्रकार राधिका से बात करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राधिका, हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, हम अंत तक आपका साथ देंगे। इस तरह कई नारी संस्थाएं तारा कुमारी के मामले के समर्थन में उसके गांव तक भी पहुंच गई। वहां की औरतों से बातें करने पर उन्हें पता लगने लगा कि उस गांव की औरतें भी इस दर्दनाक कुप्रथा की वजह से दहशत में, पर उन्हें इसी समाज में रहना था, इसलिए वो कभी भी इस बारे में खुलकर आवाज नहीं उठा पाती थी। और आखिरकार चुनरी महोत्सव और तारा कुमारी के नाम पर सती मंदिर स्थापना को रोकने के लिए अपनी कलम की सहायता से पत्रकार राधिका और सारे स्वयंसेवी नारी संस्थाओं ने मिलकर इस मामले के खिलाफ PIL यानी जनहित याचिका दर्ज कर दी। PIL एक ऐसा जरिया है जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक या स्वयंसेवी संस्था किसी ऐसे मामले में अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है जिसकी वजह से आम जनता का हित दांव पर लगा हो।
की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोगों का कहना है तारा कुमारी ने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। जज साहब, तो एक कैसे हमारे धार्मिक भावना और विश्वास पर सवाल उठा सकता है? तो एक कैसे इस पर पाबंदी लाने के लिए कोर्ट में PIL दायर कर सकता है? जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसकी अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए। That's all, Your Honor. इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी बहन बेटियों का अपमान है। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, तारा कुमारी की हत्या हुई है और ये चुनरी महोत्सव करके ये लोग एक हत्या का जश्न मनाने जा रहे हैं। स्त्रियों और खासकर विधवाओं को मद्देनजर रखते हुए इस पर रोक लगनी चाहिए। वकील साहब, ये हत्या नहीं थी। आज की कार्रवाई को यहीं स्थगित किया जाता है। इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार को होगी। जज साहब, मंगलवार में 6 दिन बाकी है और चुनरी महोत्सव सिर्फ 4 दिन बाद। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये डर है कि वो छोरी राधिका अपने अखबार में रोमांचक खबर छापने के चक्कर में हमारा महोत्सव ना खराब कर दे। आप तो जानते हैं ये महोत्सव हम अपनी बिंदड़ी तारा कुमारी की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, और अगर वहां उस छोरी ने अशांति फैलाई तो आप जानते हैं राजेंद्र जिया साहब वहीं होंगे, उन्हें अच्छा ना लगेगा। आप चिंता ना करें संगम सिंह जी, हम चुनरी महोत्सव में किसी को भी अड़चन या समस्या खड़ी करने नहीं देंगे। थाने अभी तक थारी भाभी साहब को ठीक से पहचाना नहीं है। बहनों, हम सबको मिलके ये चुनरी महोत्सव रोकना होगा। अगर आज ये चुनरी महोत्सव संपन्न हो गया तो कल पता नहीं हम में से कितनी औरतों को तारा कुमारी की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहनों, ये चुनरी महोत्सव स्त्री के सम्मान से जीने का अपमान है। चुनरी महोत्सव बंद करो, बंद करो, 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 चुनरी महोत्सव बंद करो, बंद करो। बेवजह हंगामा करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। बिठाओ अंदर। राधिका की गिरफ्तारी का नारी संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर पुलिस ने राधिका को छोड़ तो दिया था, लेकिन चुनरी महोत्सव को रोका नहीं जा सका। पर राधिका और बाकी औरतों की कोशिशों की वजह से तारा कुमारी के नाम पर बनाए जाने वाले सती मंदिर के निर्माण पर रोक जरूर लगाया गया, लेकिन इस विरोध के कारण राधिका को लोकप्रिय न्यूज़पेपर से बर्खास्त कर दिया गया। तब तक ऐसी कई राधिकाओं का जन्म हो चुका था, कई आवाजें उठने लगी थी, कई सवाल उठने लगे थे, और इसी तरह से कई साल बीतते चले गए। तब तक चारों तरफ फैली जागरूकता की वजह से और जनता की तरफ से बढ़ते हुए दबाव की वजह से देर से ही सही पर आखिरकार तारा कुमारी का मामला
अदालत में सुनवाई के लिए पहुंच जाता है। जज साहब, मेरी छानबीन के अनुसार कुछ साल पहले जब तारा कुमारी के पति की अकस्मात मृत्यु हुई थी, तब तारा कुमारी ने स्वयं निर्णय लिया और अपने पति की चिता में खुद को जलाकर अपनी जान दे दी थी। नहीं, ये सच नहीं है। वो ऐसा नहीं चाहती थी, उसे जबरदस्ती जलाया गया था। राधिका जी, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, राधिका जी तो बाहर वाली है, उन्हें इस बारे में सारी जानकारी कैसे हो सकती है? आखिर तारा कुमारी के ससुराल वाले ऐसा क्यों करेंगे? जज साहब, ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं। इन लोगों में जब एक औरत विधवा हो जाती है तो वो अपने मायके चली जाती है और दहेज में लाया हुआ सारा धन भी अपने साथ ले जाती है। इसलिए ससुराल वाले दहेज की लालच में उसके पति के साथ उसे जिंदा जला देते हैं। इस केस में क्योंकि ये सारी बातें केवल एक आशंका है, कोई निश्चित बात नहीं, इसलिए अदालत चाहती है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए छानबीन की जाए। हाँ, ये सच है। तारा के माँ बापू ने थोड़ा दहेज दिया था, पर उस दहेज के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था और हम लोगों को बहुत चाहती थी। अगर वो जिंदा भी रहती ना, तो भी हम लोगों को छोड़कर वो महकते नहीं जाती। तारा भाई साहब अपने साथ दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी, सोना, चांदी, नगद। मैं तो थी ना शादी में, सब देखा अपनी आंखों से। प्रताप के मरने के बाद अगर वो जिंदा रहती तो अपना सारा सामान बह के लेके वापस चली जाती, तो उनका नुकसान हो जाता। इसलिए उसके सासरे वालों ने उसे सती बना दिया होगा। जज साहब, ये पड़ोसी तुम्हारे परिवार के साथ जले हैं, अभी तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बही थी। प्रताप के मरने के बाद तो हम सब लोगों ने उसको समझाया कि तारा तो अपने मायके वापस चली जा, लेकिन तारा ने हम सबकी एक न मानी। कहने लगी, भाभी साहब मैं अपने बीन की चिता के साथ ही जल जाना चाहती हूँ। लेकिन ये छोरी राधिका ना हमारे भोले भाले गांव वालों को बहकावे है अपने अखबार के खबर के खातिर, तभी तो ये सब करे हैं। तो आप लोगों ने तारा को ऐसा कदम उठाने से रोका क्यों नहीं? रोका था साहब, हाँ रोका था साहब। हम सब ने तारा को बहुत समझाया, लेकिन तारा बेचारी कहने लगी, नहीं भाभी साहब, आप ना जानो हो एक बीन के बिना जीवन कितना दर्दनाक हो जावे है। इसीलिए वो अपने पति की चिता में जलकर चली जाना चाहती थी। और मैंने मारी बुआ साहब को देखा है साहब, विधवा होते हुए सर मुंडाकर नंगे पांव एक कमरे में कैद रहना और एक ही बखत का खाना खाना, इस हमने अपनी आंखों से देखा है साहब। बेइज्जत होने से तो अच्छा है मौत भली साहब। और तारा सबको छोड़कर चली गई। मर्दों के पैर न फिसले, इसलिए विधवा औरतों के साथ ऐसा अमानवीय अत्याचार किया जाता है। ये जिन घिनौने पुरुषों के बारे में बात कर रही हैं, उनमें से एक इनका खुद का पति है, तारा कुमारी का जेठ संगम सिंह, जिसकी बुरी नजर थी तारा कुमारी पर। ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? मैं आपके छोटे भाई की बीनी हूँ। ये सब झूठा इल्जाम है बस। प्रताप मारे छोरे जैसा था। तारा मैंने बापू से सम्मान देवे थी, और उस दिन प्रताप और तारा का झगड़ा हो गया। तारा मैं जानता हूँ कि प्रताप आजकल तेरे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा। लगता है मुझे प्रताप को डांट लगानी पड़ेगी। नहीं भाई साहब, आपने कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे बीच का मामला है। राधिका जी ने तारा जी को उस दिन जाते हुए देखा होगा, इसीलिए ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे। और बड़े शहरों की औरतों को तो आप जानते ही हैं,
तारा की उस दिन बातों को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्रताप की बहुत डांट भी लगाई। अब तो आप पार कर रहे हैं भाई साहब। ऐसा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। जज साहब, राधिका जी अपने फायदे के लिए इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। ऐसे पत्रकार जरा सी शोहरत के लिए किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस केस के कुछ और पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। अदालत चाहती है कि इंस्पेक्टर राठौड़ तारा कुमारी की मैके जाकर उनके माता पिता से और दूसरे लोगों से बातचीत करें, छानबीन करें, जिससे तारा कुमारी के बारे में एक और पहलू भी सामने आ जाएगा। और इसी के साथ साथ इस केस की कार्रवाई यहीं पर स्थगित की जाती है। तारा कुमारी के मामले में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि उसने खुद यह निर्णय लिया था या किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों का दौर इस मामले को और भी पेचीदा बनाता जा रहा था। राधिका की दलीलें भी बेबुनियाद नहीं लग रही थी, पर अदालत सिर्फ जिरह से नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर निर्णय लेती। ऐसे में अदालत ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस मामले की और छानबीन का आदेश दिया ताकि इंसाफ को गुमराह न किया जा सके। देखिए, इस मामले के आगे का रुख इस बात पे निर्भर करता है कि आप लोग अदालत में क्या बयान देते हैं। ये लड़ाई आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए है। आपकी बेटी मरना नहीं चाहती थी। देखिए, मन्ने मासी कहती थी तारा, जो उसके लिए हुआ ना, बहुत गंदा किया उन लोगों ने। अब तारा के माँ बाप से बात करने से क्या फायदा? उन्हें तो तारा के ससुराल से तब खबर आई जब सब कुछ खत्म हो गया था। छोरी के जलने के बाद तब सब कुछ मालूम पड़ा। तुम अदालत की अनुमति के बिना तारा के माँ बाप से बात नहीं कर सकती। उन्हें बहकाने की कोशिश करना कानून का उल्लंघन है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ इनसे ये... आप चुप रहिए और निकल जाइए यहाँ से। पर मैंने क्या किया है? इन्हें लेके जाओ। पर मैंने किया क्या है? आप निकल जाइए। हमारी तारा बहुत ही जिंदा दिल थी साहब, ये बात सच है। तारा के सासरे वालों ने हमें ये बात जरा देर से बताई, पर इसमें भी तारा का ही हाथ रहा होगा। और हमारे को यह भी पूरा विश्वास है कि तारा के पति प्रताप के मरने के बाद उसके खत्म होने का फैसला भी उसी का था। तारा ऐसी प्रथा पे कभी विश्वास नहीं कर सकती थी। उसकी सोच बाकी औरतों की सोच से बहुत अलग थी। हमारी तारा को तुम कितना जानती थी बेटी? बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी हमारी तारा। तारा धार्मिक जरूर थी, पर वो ऐसी नहीं थी जो ऐसी प्रथा पे विश्वास करे। लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि राधिका जी अपनी ही बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। राधिका जी, आप इस तरीके से अदालत की कार्रवाई में बार बार रुकावट मत डालिए। जज साहब, मैं तारा कुमारी के देवर सूरज सिंह को अदालत में पेश करवाने की दरख्वास्त चाहूंगा। वो इस मामले में रोशनी डाल सकता है। इजाजत है। थैंक यू सर। जज साहब, सूरज सिंह का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। लेकिन इस मामले की पेचीदेपन को मद्देनजर रखते हुए अदालत सूरज सिंह को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश देती है। अदालत के आदेश पर सूरज को तलाशने पुलिस हवेली पहुंच गई और राधिका भी सूरज को तलाशने हवेली पहुंच गई। मुझे सूरज सिंह से मिलना है। सूरज घर पर ना है। मुझे पता है वो यहीं पे है। हम उससे बिना मिले नहीं जाएंगे। सॉरी, मती मारी गई है छोरी। अरे क्या कर रही है? चल निकल जा यहाँ से। चल निकल यहाँ से। अरे ये क्या कर रही है आप? देखो साहब, ये छोरी ना हमारे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे है। इन सबसे परेशान होकर सूरज पता नहीं कहाँ चला गया है। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अदालत के आदेश का पालन करते हुए हमें सूरज सिंह को तलाश करके अदालत के सामने पेश करना ही पड़ेगा। अदालत में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसका बयान राधिका के पक्ष में, यहाँ तक कि तारा के माता पिता का बयान भी राधिका की उम्मीदों पर पानी फेर गया।
ऐसे में उम्मीद की एक किरण तारा के देवर सूरज के बयान से जुड़ी थी, जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। लेकिन सूरज तो गायब था। कहां था वो? क्या उसकी गुमशुदगी एक सोची समझी साजिश थी, या ये महज एक इत्तेफाक? जो भी हो, राधिका और पुलिस ने सूरज को तलाशने की मुहिम शुरू कर दी ताकि इस राज को बेपर्दा किया जा सके। सूरज, जज साहब को साफ साफ बताओ कि जिस दिन तारा कुमारी ने अपनी जान दी उस दिन क्या हुआ था? तारा भाभी रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, वो उन्हें कहीं पकड़ के ले जा रहे थे। मुझे जाने दो, मुझे नहीं मारना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मासा, 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 मासा इनको बोलो ना मुझे नहीं लेके जाए। मासा, मासा, मासा। जज साहब, सूरज के बयान से ये साफ साफ पता चलता है कि तारा को जबरदस्ती पकड़ के ये सब कराया गया। ये छोरी झूठ बोले हैं साहब, हम लोगों ने तो अपनी तारा को कसकर पकड़ के रखा था। तारा नहीं, भाभी साहब। हाँ तारा, तू अपनी मारी भारी बात तो सुन। भाभी साहब, हमारी बात तो सुन। देख, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम ना उठा तारा। भाभी साहब, भाभी साहब, तारा हमारे बीन के पास जाना है। भाभी साहब, मासा, मासा, मासा। झूठ है ये। अगर तारा अपनी मर्जी से दुल्हन की तरह सजी थी तो वो खुद को बचाने के लिए खेतों की तरफ क्यों भागी थी, जैसा कि कुछ गांव वालों ने देखा था? अगली सुनवाई तक अदालत पुलिस को इस बात की छानबीन करने का आदेश देती है। तुम लोग तारा कुमारी को जानते थे क्या? क्या हुआ? कहां जा रहे हो? तुम जानती थी? जानू हूँ, हमारा नाम सत्तो है। मैं तारा भाईसा के ससुरे में काम किया करती थी। बहुत बुरा हुआ तारा भाईसा के साथ। नशे में आग में बिठा दिया गया। नशे में मतलब? और नहीं तो क्या, नशे में ना होती तो आग में बैठती क्या? सत्तो! 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 मुझे बचा ले! सत्तो, मारे नहीं मारना। सत्तो! 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 सत्तो, हमारी मदद कर। सत्तो! तारा! से बात कर। सत्तो! तारा! सत्तो! सत्तो! पकड़ो, पकड़ो इसे। नहीं भाभी साहब, नहीं भाभी साहब। जज साहब, तब तारा को अपने दर्द का एहसास होने लगा था। तभी उसने अपने दर्द का निवारण खुद ढूंढ निकाला। हम सब तो देखकर दंग रह गए थे। बेचारी जड़ी बूटी का काढ़ा पिएगी तो दर्द थोड़ा कम होगा।
तुम्हारे पति के पास जाने को। तारा, तारा, हाँ, हमारे पति के पास जाना है ना। तारा, ना तारा, ऐसा मत कर। अरे पति के पास जाना है ना तारा, ना तारा, छोड़ो मुझे। सूरज से डरो। सत्तो हमारी मदद कर। सत्तो मुझे ना तुम्हारे बहन के पास जाना। सत्तो, ये सब झूठ है। जज साहब, ये लोग सच को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं खुद उस जगह पे मौजूद थी जहां पे तारा को उसके मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दिया गया। सच है साहब कि तारा बहुत रोई जा रही थी। और कौन बींदरी ऐसी होगी जो अपने बीन को चिता पर देखकर ना रोवेगी साहब। तारा हम सबसे अपने आप को छुड़ाकर अपने पति के चिता पर भागी जा रही थी, दौड़ी जा रही थी साहब। एक बात बताइए पद्मा जी, क्या तारा कुमारी ने चिता पर से उठकर भागने की एक बार भी कोशिश नहीं की? जी हाँ, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाथ हिला हिला के सबसे विनती कर रही थी कि उसे कोई बचा ले। वो चिता से उतरना भी चाहती थी, पर इन लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जज साहब, ये शहरी छोरी को कुछ पता नहीं है। अरे हमारी तारा बहू तो हाथ हिलाकर सबको आशीर्वाद दे रही थी, और ये तो हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारी तारा बहू भागने वालों में से नहीं थी। बस करो, हमारी बेटी वापस ना जाएगी ये सबसे। सारी दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि तारा कुमारी ने अपनी मर्जी से अपनी जान दी है या किसी ने उन्हें जबरदस्ती अपने पति के चिता पर बिठाया था। इसलिए अदालत किसी को भी तारा कुमारी को जबरदस्ती चिता पर बिठाने का या उनकी हत्या करने का दोषी करार नहीं कर सकती। पर जज साहब, अगर एक बार ये मान भी लिया जाए कि तारा ने खुद जान देने का फैसला लिया था, तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। जबकि वो वहां पे जिंदा बैठी थी। क्या ये कानून की नजर में गुनाह नहीं है? सारी बातों पर गौर तलब करने के लिए ये अदालत अगले हफ्ते तक मुलतवी की जाती है। इस मामले में पर्याप्त सबूतों और गवाहों की कमी को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी इस हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
पर एक बात जरूर है, इस घिनौने कार्य को रोका जा सकता था अगर चिता में आग नहीं लगाई होती तो। और राधिका जी और कुछ अन्य महिला संस्थाओं के उठाए सवालों पर विचार करते हुए कुछ मौजूदा कानूनों का संशोधन किए जाने के लिए अर्जी पेश की गई है, जिसकी बदौलत किसी भी औरत को अपनी मर्जी से हो या जबरदस्ती सती बनाया जाना कानूनन एक हत्या माना जाए और साथ ही ऐसी प्रथा को रोक लगाने के लिए इसका समर्थन करने वालों को भी अपराधी माना जाएगा। आपके पास तो इतना बड़ा शस्त्र है, कलम का, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं लिखती कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए? तारा कुमारी के सती मामले में न्याय तो पूर्ण नहीं हो पाया था, पर खास बात यह थी कि इस मामले की वजह से ऐसे अमानवीय कुप्रथाओं के खिलाफ कानून में संशोधन किया गया। उनके मुताबिक सती कुप्रथा को कानूनी तौर पर हत्या माने जाने का निर्णय लिया गया और किसी का भी इस कुप्रथा के प्रति समर्थन को कानूनी तौर पर अपराध मानकर उसे 7 साल की कारावास की सजा दिए जाने का भी फैसला लिया गया। सती जैसी कुप्रथा जो एक विधवा औरत से उसके जीने का अधिकार छीन लेती थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे समाज से मिटने लगी। पर विधवा औरतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के पीछे आज भी कई अंधविश्वास हैं, जिन्हें भी जड़ से मिटाना हमारा फर्ज है। तभी एक पति के ना होने पर भी एक औरत स्वाभिमान से अपनी जिंदगी बिता सकती है। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक।